रही है कि बीजेपी कल पर्यवेक्षकों की घोषणा करेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम के नाम को तय किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी तीनों राज्यों में कल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देगी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक कौन होगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लगातार यहां पर बना हुआ है। पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा राज्य में और वहां पर जाकर वे विधायकों के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जो अभी नाम चल रहे हैं कि कौन होगा, रेणुका सिंह सीएम होंगी, अरुण साव सीएम होंगे या रमन सिंह पर दाव लगाया जाएगा, विष्णुदेव साय पर मुहर लगेगी, ये सब जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर विराम लगेगा। और संभावनाएं हैं कि पर्यवेक्षक जब इस पूरे मामले पर विचार मंथन कर लेंगे, विधायकों से विचार चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर केंद्रीय नेतृत्व को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। बात करेंगे युगल तिवारी, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, पर्यवेक्षकों की कल घोषणा होनी है, बड़ा दिन है। ये बिल्कुल देखिए, जिस तरह से बीजेपी को बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में मिली है और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा, इसकी सुगबुगाहट पार्टी स्तर पर भी हो रही है, आम लोगों में भी जो चर्चा है वो उसका चर्चा का विषय बना हुआ है। चौक चौराहे से लेकर के नुक्कड़ चाय दुकानों तक की इस तरह की चर्चा हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि अरुण साव जिस तरह से मेहनत किया है, लगातार अपनी ताकतें झोंकी हैं, तो अरुण साव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ जो युवा हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो ओपी चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रशासनिक जो क्षमता है, दक्षता है, संगठन में जो पैठ है, पकड़ है, तो डॉक्टर रमन सिंह को भी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या अधिक है, आदिवासी चेहरे की लगातार बात होती रही है, मुख्यमंत्री उस वर्ग से उसकी बात होती रही है और महिला है तो इसलिए रेणुका सिंह है, गोमती साय है, इनका भी नाम अभी जोरों से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो कयास तो लगाए जा रहे हैं और इस बीच जो बीजेपी है छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कल जब घोषणा करेंगे तो देखने होगा कि पर्यवेक्षक क्यों होगा, कौन होगा। और उसके बाद जो पर्यवेक्षक हैं नितिन नमीन और जिस तरह से ओम माथुर, जितने छत्तीसगढ़ में काफ़ी मेहनत किया है और उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और पूरे समीकरण को छत्तीसगढ़ के बदल कर रखा, लगातार ताबड़तोड़ दौराएं उन्होंने की है। इसके साथ ही बैठक भी उन्होंने की। पूरे बीजेपी के जो बड़े लीडर से लेकर के तमाम जो नाराज लोग थे, जब टिकट वितरण हुआ तो काफ़ी नाराजगी देखने को मिली थी, उन्हें भी साधने का काम उन्होंने किया है। तो ऐसे में अब सिर्फ एक ही सवाल है, सबके मन में एक ही बात कौन रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी शुरू से कहते आ रही है कि नया चेहरा होगा। आपको भी वो दिन याद आता होगा जब घोषित किए गए थे उम्मीदवार। बहुत चौंकाने वाला काम बीजेपी ने किया था। उत्तर प्रदेश का मुझे चुनाव भी याद आ रहा है, 2017 में जब चुनाव हुए थे तो जिन लोगों के नाम चर्चा में चल रहे थे उनसे बिल्कुल अलग ही कोई फैसला ले लिया गया। क्या संभावनाएं इस तरह की छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देती है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने और खास करके ओम माथुर ने जब भी बात हुई है सीएम चेहरे को लेकर के, तो उन्होंने कहा ऐसा चेहरा होगा, नया चेहरा होगा जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। तो जिस तरह से प्रत्याशियों के चयन पर सटीकता के साथ और बड़े ही सदी हुई रणनीति के साथ बीजेपी ने मैदान पे लेकिन अब युगल कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन पर्यवेक्षक होगा और फिर इस पर फैसला क्या रहेगा। आप रहिएगा हमारे साथ युगल, कुछ और खबरों पर आगे आपसे बातचीत करेंगे। और इस बीच बढ़ते आगे, आपको बता दें अगली खबर, छत्तीसगढ़ में हार पर मंथन के लिए भूपेश बघेल दिल्ली गए हुए हैं। भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत, दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में शामिल होंगे। और इस मौके पर बघेल ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है स्वीकार्य है, समीक्षा होगी और तब कहीं जाकर पता चलेगा। वहीं कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर ब्रेक लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पता चलेगा क्या क्या होता है। भूपेश बघेल ने प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर कहा अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं, निर्देश किसने दिया किसी को नहीं पता, गरीबों का रोजगार उजाड़ा जा रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि ईवीएम के बारे में बोलो तो बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है, मिर्ची क्यों लगती है।
सरकार बन जाए और बनने के बाद निर्णय ले कि राशन जो 35 किलो मिल रहा है उसमें कटौती करने वाले क्या, कि बिजली बिल हाफ योजना को, या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को, या फिर तुम्हारे गौठान योजना को, किसको किसको बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पहले से ही कोई बयान दे रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, अभी की स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है, मंथन करना स्वाभाविक है, 2024 का भी चुनाव है, तो बहुत सारे विषय हैं, ऐसे में दिल्ली में जमावड़ा शुरू हो गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब भी परिणाम आते हैं उसके बाद विजयी जो जीतते हैं वो भी विचार विमर्श करते हैं और किस तरह की रणनीति थी उस पर चर्चा होती है। हार के बाद मंथन होना लाजमी भी होता है और ख़ास करके जब आप कांग्रेस विपक्ष में है, 5 साल बाद विपक्ष में बैठेगी, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कौन ऐसा लीडर है जो विधानसभा को, अपने विधायकों को जो लीड कर सकेंगे। तो अगर हम बड़े चेहरे की बात करें तो मुख्यमंत्री स्वयं भूपेश बघेल अच्छी मार्जिन के साथ वहाँ से जीते हैं। चरणदास महंत हैं जिन्होंने अपने जिले के 6 सीट को जिता करके अब खुद भी विजयी प्रत्याशी रहे हैं। और इसके अलावा कवासी लखमा है, एक आदिवासी चेहरा है और लंबे समय से वो विधायक भी रहे हैं, आबकारी मंत्री भी रहे हैं सब। इसके अलावा अगर हम बात करें युवा चेहरा है तो युवा चेहरा में अगर हम बात करें उमेश पटेल हैं, इससे पहले उन्हें युवाओं की कमान दिया गया था, प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो ये उसके साथ साथ अनिला भेड़िया है, महिला हैं और वो मंत्री भी रही हैं। तो किन चेहरों को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और कितनी मुखरता के साथ वो रखेंगे, ये बात अलग है कि कुछ नाम ऐसे हैं या कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो बोलने में थोड़ी झिझकते हैं, कतराते हैं और आक्रामक नहीं है। तो कांग्रेस क्या आक्रामक तेवर वाले जो नेता हैं अपने, उन्हें जो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है वो सौंपेंगे, या फिर इस तरह से जो लगातार काम करते रहे हैं। तो ये सवाल तो यही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा जो विधानसभा में अपनी सरकार की ओर इसे जिस तरह से आक्रामक तेवर है वो अपना जो है जनता के विषयों को, लोगों के विषयों को सरकार के सामने प्रबलता के साथ उठा सके और इन पर सरकार की घेराबंदी भी हो सके। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही कई अधिकारियों की शामत आ सकती है। दरअसल कई अधिकारियों पर कांग्रेस के पक्ष में बायस्ड होकर काम करने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अधिकारियों की लिस्ट निर्वाचन आयोग को भी सौंपी थी और उन पर कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। लिहाजा नई सरकार बनने पर इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। अब देखना यह होगा सरकार का गठन कितने समय में होता है, मुख्यमंत्री कौन होगा और वे कौन अधिकारी हैं जिनकी लिस्ट बीजेपी के पास है। आते जाते रहती है प्रजातंत्र में, अपनी मर्यादाओं के इतर जाके काम न करें। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि सरकार के तरफ से निर्देश नहीं दिए गए हैं, आप स्वयं अति स्वामी भक्ति में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और गरीबों के ऊपर में आप कहर बन के आ रहे हैं, तो गलत है। ठेलों पे, उनके खोमचों पे, उनके रेहड़ियों पे आप बुलडोजर चला के क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि किसी ने गलत किया है तो इस देश में बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई करिए, नोटिस दीजिए। लेकिन जबरिया आप बुलडोजर ले जाके गरीब मासूम लोगों के रोजी रोटी के साधन को यदि आप नष्ट करेंगे तो कांग्रेस विपक्ष में गई है। कांग्रेस ने हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ी है, हम आगे भी लड़ेंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय ने एक बड़ा बयान दिया। नंदकुमार साय ने ईवीएम पर सवाल उठाया और कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को ईवीएम की जांच के विषय पर अब सड़क पर उतर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों को बड़ा कदम उठाते हुए जीत का सर्टिफिकेट वापस दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो नतीजे निकले, इनको लेकर क्या कहेंगे आप?
ये नतीजा तो आश्चर्यजनक है और समझ से भी परे है। जो रिजल्ट आया है, सामान्यतः हम बहुत सारे चुनाव को देखे हैं, उसमें एक संभावनाएं दिखती हैं, क्या होने वाला है, पब्लिक क्या कह रही है, कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, ये दिखाई पड़ता है। अब जब चुनाव होता है तब रिजल्ट आता है, लगभग उस चिंतन, उस विचार, उस व्यवहार के इर्द गिर्द उसका रिजल्ट आता है। ये पहला चुनाव है जिसमें दूर दूर तक कहीं इस तरह की स्थितियां थी नहीं, और आश्चर्यजनक विषय यह है कि अलग अलग बूथों में कुछ रिजल्ट आए हैं। वो जो कुछ बीएसपी वालों का मामला है, वो पता ही नहीं, जो बोर्ड दिया वो भी कहाँ चला गया। फिर आप देख लीजिए, हमारे अपना सरगुजा संभाग में टोटल 14 सीट है, एक सीट इधर उधर नहीं हुआ, एक 14 के 14 सब मैंने बीजेपी को चले गए। ये कहीं से विश्वसनीय लगता नहीं है। इसलिए क्या मामला है, ये किस तरह का विषय है, इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। और उसके बाद में ये जो चुनाव हुए हैं 3 राज्यों का, ये इस पर चिंतन हो कि कैसे हुआ है, इसका ये इस तरह की संभावनाएं बन सकती है क्या कि एक तरफा सारा, एक पार्टी को सारा रिजल्ट चला जाए, ये कैसे हो सकता है। मैं समझता हूं इस विषय पर बहुत गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। और आगे इस विषय, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले यही परिस्थिति न लोकसभा में उत्पन्न हो जाए, इसको ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी को, मैं समझता हूं, अब बड़े नेता हैं, हम उनकी बैठक भी होने वाली है, उस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि आगे की रणनीति क्या हो। तो ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ईवीएम ने किया है कि क्या किया है, क्योंकि मशीन का उपयोग पश्चिम के देश नहीं करते। तो पश्चिम से भी यहां पर वो कंपेयर कर रहे हैं कि आखिर ये क्या कारण रहा, और लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि क्या उनके द्वारा भी कोई कदम इस पर उठाया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल हार की समीक्षा को लेकर दिल्ली में एक बैठक होनी है, जिसमें भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष के लिए भी चर्चा होगी। और यहां चरणदास महंत, भूपेश बघेल, कवासी लखमा, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया समेत कई नामों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का यह कहना है कि पार्टी नेतृत्व ही यह तय करेगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली जाएंगे, और सर कौन कौन दिल्ली जा रहा है और क्या बैठक कब है? संभवतः कल एआईसीसी दिल्ली में प्रदेश स्तर का एक समीक्षा बैठक होगा। उसमें हमारे एआईसीसी के तमाम बड़े लीडर रहेंगे और हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी, फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी और टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी और संभवतः मोहन मरकाम जी भी रहेंगे और मैं भी रहूँगा। तो वहाँ पे जाने के बाद कल बैठकें हैं, पुरुष बैठक में कल हम लोग हिस्सा लेंगे। जी सर, यहाँ छत्तीसगढ़ में कब बैठक होगी? और वहाँ से आने के बाद कल तय करेंगे, कल तय करने के बाद फिर छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर के यहाँ भी समीक्षा बैठक। और इधर रायपुर में निगम की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। नगर निगम लगातार अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। निगम का अमला राजधानी के लोधीपारा पहुंचा, जहां पर 78 चकना सेंटर्स पर कार्रवाई की गई, और ये कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी, इस बात के भी संकेत प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध चकना सेंटर्स पर एक्शन लिया गया, और ये 3 दिन से जारी कार्रवाई है, और ऐसे में आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, इस बात के भी साफ संकेत मिल रहे हैं। और इस बीच अवैध कब्जों पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण मिल रहा था, असामाजिक तत्व सक्रिय हो रहे थे, शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सुशासन लाया जा रहा है, जो अव्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त किया जा रहा है। कि सरकार इन सब विषयों को लेकर के संरक्षण देती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब विषयों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो तय है कि अवैध जो तत्व हैं उनका, चाहे हमारे सरकारी संस्थानों के संदर्भ में हो, शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में हो, वहाँ पर अवैध कब्जा ना हो, और किसी भी तरीके से वहाँ पर शिक्षा बाधित ना हो, या वहाँ की जो व्यवस्था है वो बाधित ना हो, इस बात की चिंता की गई, और अवैध पर हमेशा बुलडोजर चलेगा।
राय